नमस्कार प्यारे बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं टाइम पीरियड कैलकुलेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब तक के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। अपन ने ये चीज़ देखी थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, यहाँ तक जाएगा फिर वापस आएगा। और इस मोशन में एक स्पेशल चीज़ ये है कि हर पोजीशन पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्शन अपोजिट है। ये चीज़ पता थी सबको, अपन ने ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए तो ही अपन बोल पाएंगे कि एसएचएम है। इतना क्लियर था सबको। और ये चीज़ भी क्लियर होगी कि जो फोर्स होता है वो फोर्स का नेचर ऐसा होना चाहिए, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बीच में नेगेटिव का साइन है। ये नेगेटिव का साइन क्या बोल रहा है कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है पार्टिकल पे फोर्स उससे अपोजिट लगेगा, ऐसा ही बोलते हैं, पक्की बात है। इसका मतलब जो फोर्स है इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग। मतलब रीस्टोरिंग नेचर का फोर्स अगर पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड इस रिलेशन को फॉलो करता है तो अपन क्या कहेंगे, वो पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन दे सकता है, सिंपल हार्मोनिक एसएचएम दे सकता है। इतना क्लियर है। अब अपन ये टाइम कैलकुलेट करेंगे कि जब कोई पार्टिकल यहाँ से, सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ से मूव करते हुए एक्सट्रीम पे जाता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम। यहाँ से वापस आता है, इस वाले एंड पे जाता है, फिर वापस यहाँ तक पहुँचता है। इसमें जो टाइम खर्च होता है वो टाइम है इसका टी। अब बात करते हैं कि टी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। टी बोले तो टाइम पीरियड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा इसको, ठीक है। तो उसी की कैलकुलेशन पे अपन पहले प्रोसीजर देखेंगे और उसके स्टेप्स जो हैं। देखो टाइम कैलकुलेशन के दो प्रोसीजर हैं, पहला है फोर्स से और दूसरा है एनर्जी से। क्योंकि एसएचएम के अंदर एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड, इसलिए इसके दो मेथड हैं। अपन अभी के लिए फोर्स वाला मेथड देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्स के लिए क्या मेथड है, ये वाला मेथड है, ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो भी सिस्टम है, जो भी ब्लॉक या कोई पार्टिकल है, उसके लिए अपन मीन पोजीशन फाइंड करेंगे। और मीन पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, अगर पार्टिकल पे जिस पोजीशन पे एफ नेट की वैल्यू 0 है उस पोजीशन को अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सर मीन पोजीशन। उसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। यानी एफ नेट अगर 0 है तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे अपने को पार्टिकल की मीन पोजीशन मिलेगी। क्लियर। और अगर एंगुलर एसएचएम है तो एंगुलर एसएचएम के लिए अपने पास नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, पार्टिकल पे 0 है तो उस पर्टिकुलर पोजीशन को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मीन पोजीशन फॉर एंगुलर एसएचएम। फॉर एग्जांपल मैं इनको अभी क्लियर कर देता हूं दोनों को। जैसे कि ये मान के चलो कि कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मीन पोजीशन मुझे बताओ, अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, यानी यहां मैं ऐसा लिखूंगा नेचुरल लेंथ, नॉर्मल लेंथ या नेचुरल लेंथ, क्या अभी स्प्रिंग इस पे कोई फोर्स लगा रही है, नहीं लगा रही सर। अभी कोई फोर्स लगा रही है क्या, सर नहीं लगा रही। इसका मतलब क्या है, इस टाइम पे जो पार्टिकल पे नेट फोर्स है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो 0 है। इसका मतलब इस वाले ब्लॉक के लिए ये पोजीशन क्या बन गई, ये तो सर मीन पोजीशन बन गई। कौन सी पोजीशन बन गई सर, ये तो मीन पोजीशन बन गई। यस, ये मीन पोजीशन बन गई। एंगुलर एसएचएम में देखो कैसे होगा। एंगुलर एसएचएम कौन करता है, एक सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या करता है, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कुछ स्मॉल थीटा एंगल से ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करता है। हाँ सर ऐसा ही होता है। इसके ऊपर नेट टॉर्क अगर जहां 0 मिल जाएगा उस पर्टिकुलर पोजीशन को मैं क्या बोल दूंगा, मीन पोजीशन फॉर एंगुलर एसएचएम। पक्की बात है, पक्का मान लें। आगे आओ, जब ये वाला ब्लॉक यहां पहुंचेगा, जब ये वाला मास यहां पहुंचेगा तो इस पे जो mg फोर्स लग रहा है, क्या ये mg ही रीस्टोरिंग होता है, आगे जाके देखेंगे mg क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। यस सर, जब ये इस वाली वर्टिकल लाइन पे होगा तब mg का टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 सर। तो एंगुलर एसएचएम के लिए ये वाली पोजीशन क्या बन जाएगी, मीन पोजीशन सर, या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मीन पोजीशन फाइंड करें। फिर देखो, राइट डाउन मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। आपको मीन पोजीशन पे जो भी फोर्स है, मान लो यहाँ तो कोई भी फोर्स नहीं था तो ऐसे ही एफ नेट 0 था, लेकिन मान लो कि कोई दो फोर्स आके बैलेंस हो रहे हैं एक दूसरे से, तो आप उनको नोट करोगे कि F1 इक्वल्स टू F2,
ये रिलेशन रखोगे, आगे चलते हैं। फिर पार्टिकल को एक्स से कुछ ना कुछ पार्टिकल को मीन पोजीशन से एक्स देके उसको हल्का सा डिस्प्लेस करना है। यस सर, डिस्प्लेस करके क्या करेंगे, राइट डाउन द नेट फोर्स एट द डिस्प्लेस पोजीशन, फिर उस पर नेट फोर्स लिखेंगे। अगला क्या है, फिर अपन इससे कंपेयर कर देंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर के की वैल्यू मिल जाएगी तो टाइम पीरियड ये होता है, ये अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, पक्की बात है। अब आगे देखते हैं, अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि सर ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये वाला सिस्टम देखो, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इस पे mg लगा हुआ है। ठीक है, अभी अगर मैं ये बोलूं कि ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। इसका मतलब इस पे एक mg नीचे लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए पक्का स्प्रिंग में इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा के एक्स नॉट मैंने स्प्रिंग में इलोंगेशन को कंसीडर किया हुआ है। यस सर, इसका मतलब इसकी नेचुरल लेंथ अगर नेचुरल लेंथ यहाँ है तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं नीचे लाई करेगी। इसने यहाँ पे लिख दिया कि ये नेचुरल लेंथ है, इसका मतलब नेचुरल लेंथ है, और यहाँ से अगर छोड़ूंगा तो यहाँ पे तो बैलेंस नहीं होगा ना ब्लॉक, तो नीचे जाके कहीं बैलेंस होगा। तो ऐसा सपोज कर कि मैं नेचुरल लेंथ को यहाँ मान लेता हूँ कि मेरी ये जो पोजीशन है ना, ये इलोंगेटेड पोजीशन ही है, मतलब ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको मेरे लिए मीन पोजीशन भी बन गई है SHM की। ठीक सर, इसका मतलब नेचुरल लेंथ ऊपर है, वहां से कितना इलोंगेट कर दिया, x0, और x0 के इलोंगेशन के बाद में ये कहाँ आ गया, ये इक्विलिब्रियम में आ गया सर। तो सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड करनी है सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है। फाइंड होगी, यस सर। अब क्या करना है, अब आपको इसको फर्दर x का डिस्प्लेसमेंट देना है, मतलब यहाँ से यहाँ पे ब्लॉक इसमें इक्विलिब्रियम में है ना, अब इसको और थोड़ा सा x से बहुत छोटा है, ये मैं बड़ा बना रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, हकीकत में x बहुत छोटा होता है। मैंने ब्लॉक को डिस्प्लेस कर लिया। अब इस पे नेट फोर्स लिखो। सबसे पहले मीन पोजीशन फाइंड करो, कर ली सर। मीन पोजीशन पे फोर्स रिलेशन क्या होगा, ये करना है, फोर्स रिलेशन एट मीन पोजीशन। उसको क्या लिखूं सर, उसको लिख दो kx0 इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 1। दूसरा सर, मीन पोजीशन से थोड़ा सा पार्टिकल को डिस्प्लेस करो, कर दिया। अब नेट फोर्स लिखो। नेट फोर्स क्या होगा स्प्रिंग का, अब तक स्प्रिंग कितना इलोंगेट हो चुकी है, x0 प्लस x, तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगा देगी, नेचुरल लेंथ से जितनी लेंथ चेंज करते हैं ना, वो यहाँ आ जाती है, k से मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे तो फोर्स लगता है kx, x क्या होता है, नेचुरल लेंथ से कितना स्प्रिंग इलोंगेट हो चुकी है या फिर कितना कंप्रेस हो चुकी है। क्लियर है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, k इंटू x0 प्लस x। यस सर, आगे बढ़ो। इसका मतलब ब्लॉक जो है ये यहाँ है, डिस्प्लेस पोजीशन पे है, अभी कितना फोर्स लग रहा है ऊपर, k x0 प्लस x। ये क्या है, ये है टोटल इनलोंगेशन, यानी कितना चेंज इन लेंथ है स्प्रिंग की। यस सर, नीचे क्या लगेगा, mg। अब इस पे Fnet निकालो। Fnet क्या अब ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यस सर, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे ब्लॉक को नीचे लेके आया ना, तो इसके अपोजिट इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि क्या है, रीस्टोरिंग। x इधर था ना, डिस्प्लेसमेंट नीचे था मीन पोजीशन से, इस पे फोर्स ऊपर है, इस पे फोर्स ऊपर है सर। यस सर, इसका मतलब क्या है कि सर Fnet निकाल लो। Fnet क्या होगा, Fnet एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे Fnet क्या है, ये रहा सर। तो कैसे निकालें, kx0 प्लस kx माइनस mg, ये नेट फोर्स आ गया। ध्यान से देखो, ये क्या है, ये नेट फोर्स है पार्टिकल पे, इस वाले ब्लॉक पे। इसको क्या लिख दें, इसको ma के इक्वल कर दो, क्योंकि Fnet है। बस सिस्टम का Fnet मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, Fnet इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लो। यस सर, आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से जो भी निकल के आया, सोच के देख, इस फोर्स रिलेशन से हमेशा, सर इसको क्यों लिखा था, हमें पता था बैलेंस था, ये आगे अपनी हेल्प करेगा, इसलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन से फोर्स रिलेशन लिखना है, भले ये बैलेंस हो रहा है। यस, आगे जाके यूज करोगे इसको। इसका मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, kx0 से mg कट जाएगा, ये इक्वल है ऊपर से, मतलब यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया, लास्ट का स्टेप है ये, लास्ट क्या निकल के आया। अगली स्लाइड ले लेते हैं। अगली स्लाइड, अपने पास क्या आया, अपने पास आ गया, ये निकल के आया कि m
इंटू नेट एक्सीलेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। यहाँ से एक्सीलेशन को क्या लिखा जाता है, ए नेट को, यहाँ से लिखा जाएगा के बाई एम इंटू एक्स। तुम अगर स्टैंडर्ड एस एच एम की इक्वेशन से कंपेयर करो ना, एस एच एम की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है एक्सीलेशन वाली, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इससे कंपेयर करो ना, तो बाई कंपेरिजन में इसको क्या बोल दूंगा कि यार ये तो ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा कौन है, ओमेगा कौन है सर, ओमेगा तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती थी एस एच एम में, मतलब ये क्या आ गया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ से टाइम पीरियड पे कैसे जाऊँ, तुम जानते हो एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 2π/t। तो यहाँ से t को क्या लिखूंगा, t को क्या लिखूँ, 2π/ओमेगा। अब ये ओमेगा निकाल लो, भले ही तुम कैसे भी कर लो, ऐसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, पक्की बात है। आगे बढ़े, अपनी पूरा लेक्चर आज का टाइम पीरियड की कैलकुलेशन पे जाने वाला है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अब इसकी टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो इसी का कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं, क्या आंसर आएगा। देखो इसके अंदर अपन एक चीज़ निकाल ली थी कि सर इसके अंदर जो ए नेट आया था ना, ये वाला ही तो था पहला प्रॉब्लम। तो पहला प्रॉब्लम यही था, ए नेट इज इक्वल टू क्या था, के एक्स। यस सर, इसका ओमेगा कितना आ गया था, के। ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया था, के। तो ओमेगा क्या होगा, के बाई एम था, याद करो के बाई एम था। तो ऐसे ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ के बाई एम, ये ओमेगा आ गया। तो टाइम पीरियड कैसे लिखूंगा सर, टाइम पीरियड तो सिंपल है, टाइम पीरियड लिख दो, टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2π, ओमेगा ये रहा, इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, m/k। देख सुन, कंफ्यूज मत हो ना, टाइम पीरियड होता है 2πm/k। हाँ, कई बार क्या करते हो आप, ओमेगा के अंदर m को ऊपर रख देते हो, k को नीचे रख देते हो, ऐसे याद रख। ये ओमेगा ऐसा होता ना, इसका मुंह ऊपर खुला हुआ है ना, तो m है ना, इसका उल्टा आएगा, मतलब यहाँ कुछ, तो यहाँ m आएगा, नीचे मुंह खुला हुआ है, और ओ ये ओमेगा ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है, याद रहेगा। एंगुलर फ्रिक्वेंसी में मास डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर रूट में, और टाइम पीरियड में मास ऊपर आएगा। मतलब जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा ना, उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, वो स्लो वाइब्रेट करेगी अगर एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन सेम है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, अगर तूने पिछले वाला लेक्चर लिया तो समझ आ रहा होगा, पक्का। आगे बढ़ते हैं, और देखो ये सिस्टम है, इसका टाइम पीरियड कैसे निकालें। टाइम पीरियड समझ रहे हो ना, एक साइकिल में कितना टाइम कंज्यूम होता है वो। यहाँ देखो, ये मान लो नेचुरल लेंथ पे है, अभी क्या है, नेचुरल लेंथ पे है। तो पहले मीन पोजीशन पे जाएंगे। सर क्या होती है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ किसी पार्टिकल या ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 हो। यस सर, ऐसा होता है। इसका मतलब ये तो नेचुरल लेंथ है, मतलब स्प्रिंग में अभी कोई खिंचाव विचाव कुछ नहीं है, इलोंगेशन भी नहीं है और कंप्रेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है, स्प्रिंग एकदम मस्त है, चकाचक। इसको थोड़ा सा मैंने डिस्प्लेस किया, x0, मैंने नहीं किया, इस mg sin थीटा ने किया, ठीक। हाँ, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे नहीं रुकेगा सिस्टम, ये फोर्स लग रहा है इस पे, तो mg sin थीटा की वजह से जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो इधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा स्प्रिंग की वजह से, के x0, क्योंकि x0 क्या आ गया स्प्रिंग में, इलोंगेशन। और एक नीचे की तरफ लग रहा है ये वाला mg sin थीटा। यस सर, ये मान लो क्या हो गया, ये है मीन पोजीशन। सबसे पहली बात, मीन पोजीशन फाइंड करो, कर लिया। मीन पोजीशन पे फोर्स रिलेशन लिखो। फोर्स का रिलेशन क्या है, फोर्स रिलेशन ये है कि mg sin थीटा बैलेंस कर रहा है किसको, के x0 को। ये x0 किसके लिए बोल रहा हूँ, स्प्रिंग में वो वाला इलोंगेशन जो कि मीन पोजीशन तक पहुंचा रहा है नेचुरल लेंथ से। हमेशा ऐसा ही लिखूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसको फर्दर और x से डिस्प्लेस करूंगा, इसको ब्लॉक को x का और डिस्प्लेस करूंगा। अगर ब्लॉक को और डिस्प्लेस करूंगा, सपोज कर ले यहाँ पहुंच गया, अब इस पे नेट फोर्स लिखूंगा। नेट फोर्स कैसे लिखूं, स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, कितना फोर्स लगाएगी स्प्रिंग, अगर x का डिस्प्लेसमेंट दिया, और अब नेट फोर्स कैसे लिखूं सर, नेट फोर्स ऐसे लिख दो, ये ब्लॉक है, स्प्रिंग में टोटल कितना आ गया इलोंगेशन, उतना फोर्स लगाएगी। अब स्प्रिंग में इतना इलोंगेशन है तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, k इंटू x0 प्लस x। यस सर, समझ गए। इसका मतलब क्या, नीचे कितना फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। अब बताओ नेट फोर्स किधर होगा, सर नेट फोर्स तो इधर होगा, पक्की बात है। यस सर,
इसका मतलब इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लिखो, तो एफ नेट क्या लिखूंगा, रीस्टोरिंग फोर्स हो गया ना। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ना, तो फोर्स ऐसे डेवलप हुआ कि वापस उसको मीन पोजीशन की तरफ खींच रहा है। अरे हाँ सर, इसी को तो रीस्टोरिंग कहते हैं, कि आपने इसको कहीं डिस्प्लेस किया लेकिन फोर्स ऑटोमेटिक जनरेट हो गया कि उसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आए। इसीलिए मैं कहता था एसएचएम के अंदर हमेशा पार्टिकल मीन पोजीशन से जैसे इधर जाएगा तो फोर्स इधर लग जाएगा, पार्टिकल इधर जाएगा तो फोर्स इधर लग जाएगा। यस सर, हमें समझ आया, पक्की बात। देखो ये हो गया फोर्स। एफ नेट क्या लिखूं, एफ नेट लिख दो। मुझे पता है यार ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो मैं क्या लिखूं, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन, के एक्स नॉट प्लस के एक्स, इसको मैंने ओपन कर दिया, माइनस एम जी साइन थीटा। देख जो मीन पोजीशन वाला फोर्स रिलेशन है ना, वहां से मैं इन दोनों को कट कर सकता हूं। अरे हाँ सर, इसका मतलब इसको लिखना भी जरूरी है, भले ही बैलेंस कर रहा है लेकिन यहाँ यूज कर रहा हूँ। ठीक है सर, यहाँ से मैंने एफ नेट को क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू ए नेट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, के एक्स। ए नेट कितना आ गया, के इंटू के बाई एम इंटू एक्स। ये माइनस नहीं आया लेकिन मैं माइनस जानता हूँ, कैसे, एक्स नीचे तो फोर्स ऊपर, ऑपोजिट नेचर है ना, डिस्प्लेसमेंट नीचे दिया ना मैंने एक्स, तो ये अगर वेक्टर मेरा पॉजिटिव है तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ना। ठीक है सर, इसका मतलब यहाँ माइनस लगा सकता हूँ मैं, हाँ ये रिस्टोरिंग है सर। डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो फोर्स ऊपर डेवलप हुआ है सर। इसका मतलब ऐसा मत देखना कि यार ये तो रिस्टोरिंग नेचर नहीं है तो ये तो ऑसिलेशन ही है, ऑसिलेशन है। ठीक है, बताओ यहाँ से देखो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, कंपेयर करो इसको, किसके साथ कंपेयर करें सर, सर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना उसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ। हाँ सर, तो सर यहाँ देखो ए आ गया तो ये ओमेगा स्क्वायर ये बन गया, ये सर यही तो आंसर पिछले वाले में आया था, हाँ उसी में आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट के बाई एम, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। बहुत सिंपल दिखता है लेकिन गलतियां क्या करते हो, टी के अंदर ये के को ऊपर डाल देते हो, एम को नीचे डाल देते हो, ऐसा मत करो, पक्का। हाँ ये ओमेगा इधर ऊपर मुंह फाड़े हुए तो ये नीचे एम, नीचे मुंह खुला हुआ इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसमें भी टाइम पीरियड कितना आया था, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और इंक्लाइंड प्लेन पे अगर ब्लॉक रखा हो तो भी टाइम पीरियड कितना आएगा सर, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। सेम टाइम पीरियड मिला है, नोट करते जाना ये चीज़, यानी मास पे डिपेंड कर रहा है और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। अगला दो चीज और करते हैं अपन, कुछ सिस्टम को देखते हैं अपन। देखो जैसे यहां देखते हैं सर, अब तक आपने ये बताया कि अगर कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ऐसा वाला और ये मास है एम, स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो इसको अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दो ना, मैं एक्स बहुत छोटा हुआ है, ऐसे नहीं खींच के छोड़ दिया, स्प्रिंग की लेंथ ही 1 मीटर, आपने उसको 0.5 तक उसको इलोंगेट कर दिया, ऐसा नहीं, छोटा सा वाइब्रेशन। ठीक है, एक्स बहुत स्मॉल होता है ये। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इंक्लाइन प्लेन पे रखा टाइम पीरियड कितना आया, थीटा, कुछ भी हो भले थीटा, मास के टाइम पीरियड कितना आया इसके लिए भी टाइम पीरियड निकल के आया। अगर मैं छोटा सा इसको इलोंगेट करके छोड़ दूं तो वाइब्रेशन का, ऑसिलेशन का क्या टाइम पीरियड होगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। पक्का, हाँ सर। एक ये भी देखो, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अटैच्ड है, ऐसे ये के है, ये एम है, अगर मैं इसको एक्स डिस्प्लेस करूँगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दूंगा और छोड़ दूंगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा, एम बाई के। इनमें फ़र्क क्या है भाई, तीनों सिस्टम सेम है ना, फिर क्या डिफरेंस है सर इनमें, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो सेम आ रहा है सब में, यस सेम आएगा। देखो क्या डिफरेंस है, मीन पोजीशन का डिफरेंस है सिर्फ, किसका, मीन पोजीशन का। इसकी मीन पोजीशन का है, अगर इसकी नेचुरल लेंथ यहाँ है ना, तो इसकी मीन पोजीशन यहाँ है, तो इसमें कितना गैप है, मान लो एक्स नोट कितना आया था, एम जी बाई के। इसकी मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पे नहीं है। हाँ सर,
इसकी मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पे नहीं है। इसकी अगर नेचुरल लेंथ यहाँ थी और ये अगर इसकी मीन पोजीशन है, तो ये अगर एक्स नॉट है तो याद करो एक्स नॉट क्या होगा, mg साइन थीटा बाई के। अरे यस सर बिल्कुल होगी। इसकी मीन पोजीशन कहाँ है, इसकी मीन पोजीशन कहाँ है, इसकी मीन पोजीशन देखो नेचुरल लेंथ पे ही है। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगी ना, कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं होगा, तब क्या होगी इसकी मीन पोजीशन। कब होगी, जब स्प्रिंग कहाँ होगी, नेचुरल लेंथ पे। अब एक बात बताऊं, इसको लैंग्वेज में मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जाए, कांस्टेंट फोर्स मींस फोर्स तो वेक्टर है, और वेक्टर के कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट। यस सर, मतलब वो जितना भी लगे वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और वो जिधर लगे वो डायरेक्शन भी कांस्टेंट। यस सर, अगर किसी सिस्टम पे, किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेगा, अप्लाई कर दें अगर क्वेश्चन में, उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चेंज नहीं होगा। क्या चीज चेंज होगी, मीन पोजीशन जिसके अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है। यहां पे मीन पोजीशन कहां थी, नेचुरल लेंथ पे थी ना स्प्रिंग, तब यहां पे क्या है, जब स्प्रिंग कुछ इलोंगेट है यहां पे, मतलब यहां पे नेचुरल लेंथ पे नहीं है ना मीन पोजीशन। यस सर, और यहां पे भी नेचुरल लेंथ पे मीन पोजीशन नहीं है, नेचुरल लेंथ यहाँ है लेकिन मीन पोजीशन कुछ आगे जाके मिली, लेकिन इसमें कहाँ मिली। ठीक है, अब सुनो कैसे सर, इतना क्यों बता रहे हो उसको, है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं और, मान लो अपना ऐसे कुछ अपने को चीज मिले, सोच के देखो यार, एक क्वेश्चन है, चलो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और ये एम है, ये क्या है, इसका टाइम पीरियड कितना है सबको पता है, √T m/k। और मान लो इसका चार्ज क्यू है, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्विच ऑन कर दिया जिसकी ये वाली डायरेक्शन है E0, मैग्नीट्यूड कितना है इसका E0। ठीक, यस सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से टाइम पीरियड पे क्या चेंज आया, न्यू टाइम पीरियड क्या है, न्यू टाइम पीरियड। सोच के देखो, जो मैंने फोर्स अप्लाई किया ना वो कांस्टेंट फोर्स है, वो हमेशा लगेगा और डायरेक्शन भी फिक्स रहेगी। कितना फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा Q × E, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर Q चार्ज रखा हुआ फोर्स कितना लगेगा। हाँ सर, टाइम के साथ ये चार्ज भी चेंज नहीं होगा और इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स हो गया। तो कांस्टेंट फोर्स का टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। फर्क क्या होगा, मीन पोजीशन का। किसका, मीन पोजीशन का सर। इसका मतलब टी न्यू क्या आएगा, टी न्यू आएगा 2π√m/k। यस सर, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहाँ मिलेगी, पहले नेचुरल लेंथ पे मिल रही थी, मतलब नेचुरल लेंथ पे थी ना स्प्रिंग, तब इस पे नेट फोर्स 0 था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था, और लगे भी ना तो नेट 0 होना चाहिए, उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। यस सर, इस पे कितना लग रहा है, Q × E। अब ये कहाँ बैलेंस होंगे, मान लो यहाँ नेचुरल लेंथ है और यहाँ पे मीन पोजीशन मिल गई, तो ये अगर x0 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x0 वो पोजीशन होनी चाहिए जिसके ऊपर F net 0 होना चाहिए। बताओ कितना, इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, और इधर क्या लगेगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। स्प्रिंग फोर्स कितना है यहाँ पे, kx0, और ये वाला फोर्स कितना है, Q × E। तो बताओ मेन पोजीशन कितना डिस्प्लेस होगी, सर मेन पोजीशन डिस्प्लेस होगी इतना, ये भी नोट करो। क्लियर, आगे बढ़ूं, ठीक है सर आगे बढ़ो, चलो कुछ और देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तुम्हें एनर्जी से एक चीज समझ आती होगी, थोड़ा सा एनर्जी को डिस्कस करते हैं। एनर्जी होती है ना ऑसिलेशन में, एनर्जी वो किसका फंक्शन होती है, वो फंक्शन होती है एम्पलीट्यूड का। किसका सर, वो फंक्शन होती है एम्पलीट्यूड का। किसका, एम्पलीट्यूड का सर, कि पार्टिकल की जो रेंज है ना वाइब्रेशन की वो क्या है। अगर ये ए है ना, अगर कोई पार्टिकल इस रेंज में वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। अगर के दोनों का सेम है तो, एक तो इसमें वाइब्रेशन कर रहा है, एक इतने से पार्ट में वाइब्रेशन कर रहा है, ये छोटा ए है,
छोटा ए को तुम एक्सीलरेशन समझ बैठोगे ना, तो मैं इसको मैं ए लिख देता हूँ, पर ये ए बहुत छोटा है, ए डैश है और ए डैश छोटा है इससे, और इसका भी SHM फोर्स कांस्टेंट और इसका भी SHM फोर्स कांस्टेंट के SM, तो इसके पास एनर्जी कम है। इसकी एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, वो एनर्जी जो कि ऑसिलेट कर रही है वो कम है इसकी इससे। दूसरी बात एनर्जी का है ना, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन का टाइम पीरियड के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है। टाइम पीरियड, अगर कोई फास्ट वाइब्रेशन है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है क्या? ना, नहीं कह सकते। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है? मान लो मेरे पास दो वाइब्रेशन है, एक तो ये वाला स्लो वाइब्रेशन और एक फास्ट वाइब्रेशन, तो क्या मैं टाइम के बेसिस पे ये बोल सकता हूँ कि इसके पास ज़्यादा एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन है? ना, फास्ट वाइब्रेशन दिखने में लगता है कि ज़्यादा एनर्जाइज है, बट ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। अपन एम्पलीट्यूड देखेंगे पहले, अपन क्या देखेंगे पहले? एम्पलीट्यूड भी देखेंगे, ठीक है। इसका मतलब एनर्जी हाँ एम्पलीट्यूड का फंक्शन होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन क्या टाइम पीरियड का फंक्शन होती है? ना, जरूरी नहीं है कि फास्ट वाइब्रेशन ज़्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल ही करे, ठीक है। देखने से ऐसा लगता है कि फास्ट वाइब्रेशन ज़्यादा एनर्जी होगी पार्टिकल के पास, ऐसा होना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब अपन कुछ अच्छे अच्छे सिस्टम लेंगे और उनका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। प्रोसीजर यही रहेगा। आगे बढ़े, ये वाला सबसे पहले ये देखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। इधर से एक बुलेट आ रही है, यहाँ पे एक ब्लॉक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसे है कि ये ब्लॉक ऑफ मास m, ये वाला, इज अटैच्ड टू ए वॉल थ्रू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k ऑन एंड इफ ए बुलेट ऑफ मास m हिट्स द ब्लॉक एट ए स्पीड v0 एंड गेट्स स्टक, फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। वो कह रहा है कि ये वाली बुलेट ये रेस्ट पे था, इस पे आके एंटर करेगी इसमें, ठीक है, और इसी से चिपक जाएगी। ये कह रहा है उसके बाद ही सिस्टम वाइब्रेट करेगा, तो उसका टाइम पीरियड भी बताओ और कितने एम्पलीट्यूड, मतलब कहाँ तक जाएगा ये ऐसे, वो वाला एम्पलीट्यूड भी बताओ, ठीक है। सॉल्व करते हैं। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी पे। ज़्यादा एनर्जी तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड, और लो एनर्जी तो कम एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड की बात नहीं करेंगे एक बार, ठीक है। सबसे पहली बात, बिना सोचे एक काम कर दो। अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है, क्या चीज़? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर दिया हुआ है, स्प्रिंग ब्लॉक, मास और ये के, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के और मास m, मास कौन सा? जो ऑसिलेट कर रहा है, जो मास ऑसिलेशन कर रहा है, ऐसा नहीं इस ब्लॉक का ही मास, वो मास जो कि ऑसिलेट कर रहा है। अब मुझे बताओ, जब ये बुलेट इसमें चिपक जाएगी तो ये बुलेट अकेली ऑसिलेट करेगी या ब्लॉक अकेला करेगा, दोनों साथ करेंगे? सर दोनों साथ ऑसिलेट करेंगे, इसका मतलब दोनों का मास ऐड करना है। यस सर, इसका मतलब टी को क्या लिखूंगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई के। m कौन? m कौन सा? जो ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ कितना मास ऑसिलेट कर रहा है? सर दोनों का ऐड कर दो, ये तो बुलेट का और ये ब्लॉक का, ये तो हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बिना सोचे हाँ ऐसा कर दो, पक्की बात है? हाँ, क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई आदमी ए एम्पलीट्यूड है 10 मीटर, एक पार्टिकल तो इतना ऑसिलेशन कर रहा है ये, और एक पार्टिकल कितना सा ऑसिलेशन कर रहा है? एक इतना कर रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये मीन पोजीशन है, ऐसा जरूरी नहीं इसका टाइम t1 है इसका टाइम t2 है, तो ये जरूरी नहीं है कि t1 बड़ा हो t2 से, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है पार्टिकल के पास इससे ज़्यादा रफ्तार है, वो इससे भी मिनिमम टाइम में, वो इससे भी आधे टाइम के अंदर ऑसिलेशन कंप्लीट कर दे, तो अपन ये नहीं कह सकते कि जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा ना, ऐसा जरूरी नहीं है। रफ्तार फिक्स थोड़ी कर दी अपन ने, रफ्तार कुछ भी हो सकती है। मान लो ये वाला पार्टिकल चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से यहाँ से मीन से, और ये वाला निकल रहा है 1000 मीटर पर सेकंड से, तो एम्पलीट्यूड के देख के तो टाइम पीरियड पे कमेंट मत करना कि कोई ज़्यादा दूर तक जा रहा है तो उसका टाइम ज़्यादा लगेगा ना, रफ्तार ज़्यादा हो सकती है तो टाइम कम हो सकता है। लेकिन हाँ सर, एनर्जी ऑफ SHM किस पे डिपेंड करेगी? एम्पलीट्यूड पे। क्योंकि तुमने सुना होगा एनर्जी को क्या लिखते हैं अपन? सर एनर्जी को ऐसा लिखा जाता है, एक बार लिख देता हूँ, ये होती है टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कब? जब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो तब। 99% केस में यही होता है, तो इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। वो वाली एनर्जी जो कि ऑसिलेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है।
जो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है और पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है। अपन ने ये लास्ट लेक्चर में देख लिया था। चलो समझ आ गया सर, सिस्टम की टोटल एनर्जी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे और टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा सर, कि किस ऑसिलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कौन सा ज़्यादा दूर में चक्कर लगा रहा है। यस सर। और इस सिस्टम के लिए टाइम पीरियड कैसे निकालूंगा सर, टोटल मास यूज करूंगा बस, T = 2/m के मास कौन, टोटल मास, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड कैसे निकालें, एम्पलीट्यूड कैसे निकालें। तुम्हें एक बात पता होगी कि जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है यहाँ पे के मैक्स, और ये होती है हाफ KA² के बराबर होती है ना। मेन पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा रफ्तार से पास करता है। अरे हाँ सर, ये तो ज़्यादा रफ्तार से पास करता है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ KA²। हाँ सर ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो अगर मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पे रफ्तार बता दूं m मास के पार्टिकल की, अगर तुम्हें मैं मेन पोजीशन पे पार्टिकल की रफ्तार बता दूं तो क्या तुम मुझे टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन बता दोगे, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। हाँ सर बता देंगे, कितनी, हाफ KA²। तो अगर मैं इसका यहाँ पे टोटल एनर्जी बता दूंगा तो इसको हाफ KA² के कंपेयर करके तुम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो। हाँ सर निकाल सकते हैं। अब देखो ये ब्लॉक इधर आया, टकराने से जस्ट पहले बुलेट यहाँ होगी तो ये बुलेट यहाँ है, टकराने से जस्ट पहले का मोमेंटम इक्वल्स टू जस्ट बाद का मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन यही ऐसा ही होता है। मोमेंटम कंजर्वेशन यही कहता है कि जब भी कोई पार्टिकल हिट करेगा ना तो ये हिटिंग टाइम बहुत कम है, तो ये इस पे इधर नॉर्मल लगाएगा, ये बुलेट पे नॉर्मल इधर लगाएगा, नेट फोर्स सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल पे 0 है, ठीक है। तो एक दूसरे को मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। ये बुलेट इसको मोमेंटम देगी और ये वाला ब्लॉक इस पे भी फोर्स लगाएगा, यानी इसके मोमेंटम को इसको मोमेंटम देगा उस डायरेक्शन में, तो इसका नेट मोमेंटम इस डायरेक्शन वाला कम हो जाएगा। खैर छोड़, मोमेंटम कंजर्वेशन है ना, पक्का, ठीक है सर। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन टक्कर से जस्ट पहले का मोमेंटम, ये तो रेस्ट पे था तो इसका मोमेंटम तो आएगा ही नहीं, वेलोसिटी 0 है तो मास इंटू 0 0, इसका मोमेंटम आ गया बुलेट का। तो बुलेट को मास को मैं छोटा बना देता हूँ, ये इसको अपन m' बोल देंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम, जब ये इसके चिपक जाएगी तो कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे ना, दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी, तो मैं क्या बोलूँ मोमेंटम को, m' + m × v, ये बाद की वेलोसिटी है। यहाँ से v क्या आ गई, यहाँ से v आ गई बुलेट का मास, बुलेट की रफ्तार अपॉन टोटल मास। अगर ये है तो इस मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, वो क्या आ गई, एट मीन पोजीशन वो आ गई सर हाफ मास, मास कौन सा, टोटल मास, इंटू रफ्तार का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी mv0 अपॉन m + m' का स्क्वायर। ये होगी टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, जो कि है इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल का है मीन पोजीशन पे। क्या मैं इस चीज को इक्वेट कर सकता हूँ हाफ KA² के, यस सर कर सकते हो। इससे ये कट जाएगा और वहां से एम्पलीट्यूड आ जाएगा। बोलो समझ आया होगा। आगे चलें, आगे देखो ये भी ऐसा ही कर रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है ये वो, ठीक है। आगे चलो थोड़े ठीक सवाल करते हैं, ये विजिबल अच्छे से, देखो एक क्वेश्चन ये है कि ऐसा सिस्टम है, एक स्प्रिंग है जो कि एक स्ट्रिंग के साथ ऐसे एक पुली से अटैच्ड है, फिर एक मास अटैच्ड है, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये दो केस ऐसे ही बनाए हुए हैं। पूछ रहा है इनमें टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो इनको अपन आगे वाली स्लाइड पे करते हैं। यहाँ पे पहली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ऐसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एक मास है, एक पुली है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, पुली मासलेस है, ठीक है, स्प्रिंग भी क्या है, मासलेस।
पुली मासलेस है, इसका क्या मतलब है? पुली मासलेस है ना, इसका मतलब ये है कि पुली पे ऊपर जितना फोर्स है ना उतना ही फोर्स नीचे होगा। अगर ये F3 है ना और ये F2 है, F1 है, अगर पुली का मास क्या है? 0। पुली का मास क्या है? 0। मासलेस का मतलब यही होता है सर। इस पे मैं नेट फोर्स क्या लिखूं? इस पे नेट फोर्स लिखूंगा, ऊपर को पॉजिटिव बोल दो F1 प्लस F2, नीचे को नेगेटिव बोल दो और ऐड कर दो, ये लो। F नेट क्या होगा? मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F1 प्लस F2 माइनस F3। पुली का मास कितना है? 0। पुली का मास कितना है? 0, क्योंकि मासलेस है। अगर ये 0 तो ये पूरी टर्म 0। यहाँ से क्या आ गया? टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ये ऐसे कह सकते हो कि मासलेस ऑब्जेक्ट पे तुम नेट फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, मासलेस ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा सोच लो। उस पर जितना फोर्स ऊपर होगा ना उतना ही फोर्स नीचे होगा। ठीक, कैसे यूज करेंगे सर इसको? एक पुली की दोनों साइड अपन टेंशन सेम लेते हैं। यहाँ टेंशन अगर T है और यहाँ टेंशन T है, तो यहाँ टेंशन कितना होगा? ऊपर कितना है टोटल? T प्लस T, 2T, नीचे भी 2T लगाओ। और इस एक स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग भी क्या है? मासलेस, तो स्ट्रिंग में भी टेंशन सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस है। इसका मतलब यहाँ भी टेंशन कितना? 2T। ये चीज़ समझ आई क्या? ये चीज़ मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि पुली क्या है? मासलेस। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालें? वही करना है, मीन पोजीशन फाइंड करो, उस पर फोर्स रिलेशन लिखो, फिर पार्टिकल को x से डिस्प्लेस करो, फिर वापस से नेट फोर्स लिखो, फिर उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के ओमेगा निकाल लो, फिर t निकाल लो। ऐसे ही करते हैं। हाँ, यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। पर एक बात बोलूँ, मैं सीधा ऐसा लिख सकता हूँ क्या? एफ नेट जो आता है ना वो आता है एफ एक्स्ट्रा जो भी जनरेट हुआ, ऐसा लिख दूं, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू आता है माइनस के एक्स। इसी को मैं एम ए के इक्वल लिख दूं, या चलो इसको मैं पूरा करता हूं, फिर मैं तुम्हें शॉर्ट भी बताऊंगा। एक बात बताओ, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे होगी उस टाइम ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा क्या? यानी ब्लॉक का इक्विलिब्रियम कब होगा? जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है या कुछ इलोंगेटेड है पहले से? सर कुछ इलोंगेटेड होगी क्योंकि इसका मास है। इस पे क्या लग रहा है? mg। तो मान लो कि इसकी नेचुरल लेंथ यहाँ थी, ये नेचुरल लेंथ थी, और अभी की जो लेंथ है ना, ये अभी मैं कह रहा हूँ कि मीन पोजीशन पे है पार्टिकल, यानी पार्टिकल पहले यहाँ था, ये मास पहले यहाँ था, नेचुरल लेंथ यहाँ थी स्प्रिंग की। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी ना, तभी ब्लॉक यहाँ ना होते हुए यहाँ था, फिर ब्लॉक ने थोड़ा फोर्स लगाया तो यहाँ पे इलोंगेट होके इसने बैलेंस किया इसको। ठीक है, जैसे इलोंगेट हुआ, देखो सुनो, ये mg लग रहा था नीचे, स्ट्रिंग में टेंशन आया, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हुआ, इसके हिसाब से इसमें इलोंगेशन जनरेट हो गया और बैलेंस हो गया। ठीक है, एनएलएम में इतनी चीज़ें अपन करते हैं। अब मैं इसको फर्दर और एक्स से डिस्प्लेस करूँ। सबसे पहली बात, अभी क्या है? अभी फोर्स बैलेंस हो रहा है, मैं रिस्टोरिंग फोर्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एफ रिस्टोरिंग। उसको क्या कर दूंगा मैं? उसको एम ए के इक्वल कर दूंगा। पक्की बात है? यस सर, ऐसा कर सकते हो। मुझे बताओ, अगर मैं इसको x से और डिस्प्लेस करूं तो इसमें कितना इलोंगेशन आता है? इसको मान लो मैंने x पे इलोंगेट कर दिया, तो यहाँ पे चेंज इन टेंशन कितना है? चेंज इन टेंशन ये वाला, इसको टी डैश बोलें। यहाँ पे जो टेंशन है उसको टी डैश बोल दें, तो ये टी डैश हो गया। चेंज इन टी डैश मतलब यहाँ पे कितना चेंज आया? सर इसको जब आप x नीचे इलोंगेट करोगे ना, तो इसमें 2x आएगा या x आएगा? बताओ। तो बाई कंस्टेंट मैं कह सकता हूँ, जब ये पॉइंट नीचे x से जाएगा तो पुली से सीधा जुड़ा हुआ ये पॉइंट, ये भी x से नीचे जाएगा, और ये पुली x से नीचे जाएगी। इसका क्या मतलब है? ये वाला पॉइंट x से नीचे जाएगा, इसका मतलब ये पुली ऐसे आएगी यहाँ पे, तो अपने को 2x स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग चाहिएगी? 2x। अब ये वाला एंड तो फिक्स है और इसकी लेंथ तो चेंज होगी नहीं, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो लेंथ कौन देगा? स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी। तो सुनो, अगर इसको x नीचे जाना है ना, तो स्प्रिंग को 2x फैलना पड़ेगा, स्प्रिंग में इलोंगेशन 2x आएगा। ये क्लियर है क्या? बाई कंस्ट्रेंट मोशन।
अगर ये ब्लॉक नीचे एक्स से आएगा तो इसमें 2x आएगा। हाँ सर, पक्का पक्का सर। इसका मतलब इसमें कितना टेंशन डेवलप होगा, ये टेंशन होगा सर 2kx। अगर ये x नीचे गया ना तो इसमें 2kx, तो इधर भी कितना 2kx, तो इसके अंदर कितना आएगा, इसमें सर 4kx। नेट फोर्स क्या लिखूँ मैं, नेट फोर्स, नेट रीस्टोरिंग फोर्स, वो लिखूंगा मैं 4kx। हाँ सर, इसका मतलब क्या है, और ये रीस्टोरिंग है, x नीचे है तो फोर्स ऊपर है, x ब्लॉक का नीचे है तो फोर्स ऊपर है। सोच के देख, ये जो SHM फोर्स कांस्टेंट होता था ना 4k आ गया, ये क्या है SHM फोर्स कांस्टेंट। तुम याद करो टाइम पीरियड में ऐसा ही होता था, 2 पाई √m/k ऐसा होता था ना। यस सर, तो यहाँ k की जगह क्या आएगा 4k, कितना आएगा 4k, यानी क्या आएगा 2 पाई √m/4k। k किसका, स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट, कंफ्यूज मत होना, k क्या है स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट, और ये 4k क्या है, ये SHM फोर्स कांस्टेंट। सर ये क्या चीज़ है, याद करो वापस से, F = -kx होता था ना। इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई √m/k। ये k है ना, ये SHM फोर्स कांस्टेंट होता है, SHM फोर्स कांस्टेंट। ये दोनों को ही k से लिखते हैं, चलेगा। यस सर, इसका मतलब हो गया 4k, यहाँ से 2 को कॉमन लेगा, ये 4 को कॉमन ले लेंगे, ये सॉरी स्क्वायर रूट से सोल्व करेंगे तो बाहर क्या आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देख इसका हो गया ये वाइब्रेशन का टाइम पीरियड, ये याद रखना, ठीक है। अगला डिस्कस करते हैं। मैंने इसमें क्या निकाला पता है, नेट फोर्स, नेट रीस्टोरिंग फोर्स, ये वाला, कि जब मैं मेन पोजीशन से फर्दर इसको x से डिस्प्लेस करूँ ना, तब इसमें इस वाली स्ट्रिंग में कितना रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, वो कैसे निकाला। इसको x किया तो इसमें 2x आया, तो फोर्स कितना है इसमें 2x, इसमें 2x तो इसमें 4x आता है, ऐसा ही होता ना, क्योंकि इसमें 2x तो सॉरी इधर 2kx, इधर भी 2kx, तो 2kx 4kx, तो नीचे भी कितना पुली पे 4kx, क्यों पुली तो मासलेस है, तो 4kx से 4k आया स्प्रिंग कांस्टेंट, पक्का। यस सर, ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आगे बढ़ता हूँ, एक और बचा हुआ ना उसमें, ये वाला कि इसका क्या होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसका तुम डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये था एक स्प्रिंग थी, ये वाला एंड है ना स्ट्रिंग का, ये अटैच्ड है, ये लेंथ चेंज नहीं हो सकती इस एंड की, यहाँ एक ब्लॉक है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक है सर। क्या करें, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ कैसे। अभी बताओ स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है क्या, नहीं सर इलोंगेटेड है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। कैसे, मैं तो डायरेक्टली रीस्टोरिंग फोर्स निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, रीस्टोरिंग फोर्स। कैसे निकालूंगा, इसको मैंने ये मेन पोजीशन पे है अभी, ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है, यानी ये भी इलोंगेटेड है अभी तक, लेकिन मैं रीस्टोरिंग फोर्स निकाल रहा हूँ। इसको और मैं x से डिस्प्लेस करूँ, जब ये x नीचे जाएगा बताओ पुली, ये स्ट्रिंग में कितना इलोंगेशन आएगा, ये ब्लॉक x नीचे जाना चाहता है, कितना नीचे जाना चाहता है x, सोच के देख, ये पॉइंट x नीचे जाना चाहता है, ये पॉइंट x नीचे जाना चाहता है, तो ये वाला पुली वाला पॉइंट है ना x/2 ही नीचे जाएगा, क्योंकि जब पुली x/2 नीचे जाएगी ना, तो x/2 इधर से और x/2 इधर से, x स्ट्रिंग फ्री हो जाएगी, तो ये x नीचे जा पाएगा। क्लियर है इतना। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये ब्लॉक x नीचे जाना चाहे, तो ये देखो कि पुली का पॉइंट कितना नीचे जाएगा, x ही भेजना है, ज़्यादा नहीं भेजना, x ही भेजना है। x कैसे भेजें सर, ये x नीचे जाएगा ना, तो ये पुली कितना नीचे जाएगी, सोच के देख। अगर पुली, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, मान ले पुली y नीचे गई, पुली y नीचे चलेगी, मान ले, देखना ऐसे, इसको भूल जा एक बार, स्प्रिंग को भूल जा, स्प्रिंग भूल जा, स्प्रिंग नहीं है एक बार के लिए, ये ऐसा पॉइंट है, यहाँ से कुछ चेंज नहीं हो सकता, ये ब्लॉक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब आप x नीचे जाओ, तो मान लो इसके x नीचे जाने के लिए पुली को y नीचे जाना पड़ा, y नीचे जाना पड़ा, मान ले पुली की इस पॉइंट को। सोच के जब पुली y नीचे जाएगी ना, तो पुली का ये पॉइंट y नीचे आएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। सोच के देख, इस पुली के ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है ना, ये वाली, ये तो पहले भी थी अब भी है,
यहाँ भी थी, यहाँ भी है। एक तो ये पार्ट रस्सी का फ्री हो गया और एक ये पार्ट फ्री हो गया। कितना पार्ट, y इधर से y इधर से, 2y फ्री हो गया। हाँ, तो मैं कह दूं कि यार ब्लॉक x नीचे गया और मान लो पुली y नीचे गई, तो जितनी स्ट्रिंग फ्री हुई होगी वो तो यूज आई होगी ना। हाँ सर, स्लैक नहीं आना चाहिए रस्सी में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x, यानी x रस्सी चाहिए, x रस्सी चाहिए ना, इसको नीचे जाने के लिए क्या चाहिए था, रस्सी ना, रस्सी चाहिए थी सर। हाँ सर, रस्सी कहाँ से मिलेगी भाई, इसको थोड़ा नीचे खिसकना पड़ेगा ताकि इधर से रस्सी फ्री होगी। स्प्रिंग थोड़ी देगी इसको रस्सी ना, जब भी ब्लॉक नीचे जाएगा क्या चाहिए सर, रस्सी चाहिए। रस्सी की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, इनएक्सटेंसिबल है, रबड़ थोड़ी है। हाँ सर, एक्स नीचे जाएगा तो ये उतना ही जाएगा जितने में एक्स फ्री हो जाए। तो मान लो इसने वाई गया, ये पुली वाई नीचे आई, तो कितना स्ट्रिंग फ्री होगी, 2y। क्यों, पुली के एक साइड से वाई, इधर से वाई। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। हाँ सर, इसका मतलब पुली का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, x/2। पुली का अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ x/2 है, पुली का डिस्प्लेसमेंट अगर x/2 है, तो स्प्रिंग भी कितना खींचेगी यहां से, x/2 का फर्दर इलोंगेशन आएगा, एक्सेप्ट मीन पोजीशन वाले इलोंगेशन से। यस सर, यानी अगर इसको मैं मीन पोजीशन से ज़्यादा x से और डिस्प्लेस करूं, मीन पोजीशन के बाद में x से डिस्प्लेस करूं, तो स्प्रिंग x/2 नीचे खींचेगी। यस सर, पक्की बात है। हाँ, इसमें कितना फोर्स डेवलप हुआ, अगर इसको x नीचे लेके जाऊंगा, इसमें फोर्स डेवलप हुआ kx0/2। ठीक है सर, कितना फोर्स डेवलप हुआ, कितना फोर्स डेवलप हुआ सर ये, तो टाइम पीरियड कैसे निकाल दूं, कर दिया पहुंच, तो करो ना पहुंच, और क्या बोल रहा हूं। तो टी क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे 2π मास अपॉन के कौन सा, SHM फोर्स कोफिशिएंट। हाँ सर, ये के कैसे निकालें, देखना, नेट रीस्टोरिंग फोर्स निकालने इस पे, इस वाले ब्लॉक पे। तो देखो x नीचे खींच दिया, स्प्रिंग में आ गया x/2, स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रही है kx/2, यहाँ फोर्स कितना आएगा, नया वाला जो इंक्रीमेंट है, जो चेंज इन टेंशन है इस वाली स्ट्रिंग में, वो कितना आएगा सर, इसका हाफ। तो कितना आएगा, इसका हाफ कितना, kx/2 है ना पहले से, इसका हाफ kx/4। इसको तुम है ना SHM वाले फोर्स से कंपेयर करो, ये रहा, और अपना वाला फोर्स क्या है, kx/4, मतलब अपना SHM कोफिशिएंट कितना आ गया है, k इफेक्टिव कितना आया, k इफेक्टिव आया k/4। इसको यहाँ पुट करो, ये क्या आ गया अपना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अपन ऐसे और भी एग्जांपल देख रहे हैं अभी, ठीक है, आगे बढ़े। इसमें कंस्टेंट मोशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ठीक से देखना पड़ेगा। इसमें SHM का कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये कंस्टेंट मोशन है प्योर, कि ब्लॉक को x नीचे जाने के लिए जितनी रस्सी चाहिए ना, सिर्फ उतनी ही फ्री होगी, एक्स्ट्रा रस्सी फ्री नहीं होनी चाहिए, स्लैक नहीं आना चाहिए रस्सी में, और रस्सी की लेंथ भी चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर ये x नीचे जाएगा, कितनी रस्सी चाहिए इसको, x, तो इसको x/2 ही मिलेगा ऊपर से, ये x/2 इलोंगेट होगी, क्योंकि पुली कितना नीचे जाएगी, पुली जाएगी x/2, क्योंकि x/2 जाने से x/2 x स्ट्रिंग फ्री होने वाली है, पक्का। आगे बढ़ जाऊँ, ये देखो, इन दोनों के टाइम पीरियड अपन ने देख लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली, चलो एक और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, कि इसका टाइम पीरियड अपन कैसे कैलकुलेट करें। दिख रहा है आपको, ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इज अटैच टू 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। कहने वाली बात ये है कि देखो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 3 स्प्रिंग है, ये, और इसको हल्का सा वो डिस्प्लेस करेगा, हल्का सा x0, तो ये वाइब्रेट करेगा, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, यानी टाइम पीरियड क्या रहेगा। ठीक है, बात तो वही है ना, फ्रिक्वेंसी आ गई तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1/t। यस सर, कैसे कैलकुलेट करें, इधर आओ, कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास स्प्रिंग है, ये अब कुछ भी ऐसा होगा कि ये स्प्रिंग है, और ये मास है, और ये स्प्रिंग है,
ठीक है पक्का। हाँ ये के है, ये के है, ये भी के है, ये मास एम है। मास कितना है ब्लॉक का? एम। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फ्रिक्शनलेस है, वर्टिकल प्लेन में नहीं है, mg नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, किसी टेबल पे रखा हुआ है। हाँ सर, मैं अगर इसको x नॉट से इधर, अभी कहाँ है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई फोर्स है ही नहीं, ये भी नेचुरल लेंथ पे, ये भी नेचुरल लेंथ पे, ये भी नेचुरल लेंथ पे, तो स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ पे है तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, तो नेट फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। आगे बढ़ूँ, मीन पोजीशन से मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ। तो ये मीन पोजीशन थी और ये एंगल भी गिवन है, ये एंगल गिवन है थीटा। कितना गिवन है? थीटा। इसको मैंने एक्स नोट आगे की तरफ डिस्प्लेस किया तो ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। अब नेट फोर्स निकाल लो, करना कुछ नहीं है, एफ फ्री स्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। कंपेयर करो, एक्स क्या है? आपने जो डिस्प्लेसमेंट दिया ना वो वाला एक्स, और ये जो भी है ना, तुम सिर्फ नेट फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल लो डिस्प्लेस पोजीशन पे और उसको इसके बराबर करो और के निकाल लो। पक्का? आगे बढ़ूं। अब देखो, आपने इसको एक्स नोट दिया ना, तो ब्लॉक यहाँ पहुंच गया। एक्स नोट की वजह से ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी एक्स नोट से, तो वो वाली स्प्रिंग फोर्स लगाएगी इधर, कितना? के एक्स नोट। कितना? के एक्स नोट। पक्का? हाँ। इसको यहाँ आने से यूं मान लो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, ये एक्स नोट बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है कि सर ये देखो स्प्रिंग ही ऐसे बाकी टेढ़ी होगी, ये वाला थीटा ही चेंज हो गया। समझ आया? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है जैसा मैंने बना दिया, ये वाला बहुत कम है, इसकी शक्ल बिगड़ी नहीं है इस वाली स्ट्रीम ब्लॉक की। ऐसे थोड़ी है कि ये वाली स्प्रिंग ऐसी होगी सर, यूं जूं 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 करके। ये थीटा अब भी थीटा ही है, जब भी वाइब्रेट करता रहेगा ना तो एंगल थीटा चेंज नहीं होगा, बहुत छोटा सा वाइब्रेशन, यूँ हल्का सा, यूँ इतना सा एकदम, है ना, हल्का सा ऑसिलेट कर रहा है। ठीक? हाँ सर, बहुत छोटा वाइब्रेशन है, ये बात हम समझ गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब इसको एक्स नोट दबा दिया तो इस वाली स्प्रिंग ने फोर्स इधर दिया, कितना? के एक्स नोट। कितना दिया? के एक्स नोट। पक्की बात है? हाँ सर। ये वाली स्प्रिंग में भी तो इलोंगेशन आ गया ना भाई, इसकी लेंथ बढ़ गई, तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती है तो वापस खींचेगी वो, तो ये फोर्स लगाएगी इधर, इसकी भी लेंथ बढ़ गई, ये फोर्स लगाई इधर, और इसकी लेंथ कम हो गई तो ये फोर्स लगाई इधर। स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाती है? स्प्रिंग को कंप्रेस करूं तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, इलोंगेट करूं तो अपनी तरफ खींचेगी। वो चाहती है कि मैं नेचुरल लेंथ पे रहूं। कंप्रेस करोगे तो मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगी, और ऐसे खींचोगे तो मैं वापस ऐसे फोर्स लगाऊंगी। ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब मैं चाहता हूं कि ये इसमें एक्स नोट का इलोंगेशन आया, जब मैंने पार्टिकल को एक्स डिस्प्लेस किया तो हर स्प्रिंग के अंदर कितना चेंज इन लेंथ आया वो निकाल लो। पक्का? हाँ। इसका मतलब इसको जब तुमने एक्स कंप्रेस किया तो इसमें तो एक्स नोट ही आ गया चेंज इन लेंथ, इसमें एक्स नोट आया जरूरी थोड़ी है, और नहीं आया, इसमें कम आया। कैसे? ऐसे निकाल लो, इस स्प्रिंग के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब जितना इसमें आएगा इलोंगेशन उतना ही इसमें आएगा ना, तो मैं बोलता हूँ इसमें एक्स डैश आया, इसमें भी एक्स डैश आया, इलोंगेशन आएगा दोनों में। ये ब्लॉक जब यहाँ जाएगा दोनों स्प्रिंग खींचेगी ना, तो इन दोनों में क्या आएगा? इलोंगेशन आएगा। यस सर। अब वो कितना आएगा? देखो ये थीटा तो ये भी थीटा ना, ये कौन है? एक्स नोट। एक्स नोट का इधर कंपोनेंट कितना है? एक्स नोट कॉस थीटा। ये मैंने बहुत सुंदर लिख दिया यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये हो गया एक्स नोट कॉस थीटा, एक्स नोट कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है सर? एक्स नोट कॉस थीटा की वैल्यू किसकी है? ये x1 की वैल्यू है। सर ऐसे निकालते हैं क्या? ना, ऐसे नहीं निकालते, ये तो मैंने ऐसे ट्रिक बता दी। कैसे? अगर इसमें एक्स नोट तो उस वाली स्प्रिंग में एक्स नोट कॉस थीटा, यानी इसका कंपोनेंट लेना है। कंपोनेंट किसका लेते हैं? एक्चुअल चीज़ का। तो इसका एक्स नोट पता है ना, इसका कंपोनेंट ले लिया। कंपोनेंट कैसे सर? ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, तो अगर इधर ये लेंथ एक्स नोट है तो इधर ये लेंथ कितना होगा? एक्स नोट कॉस थीटा। सर ऐसे निकालते हैं क्या? ना, ऐसा नहीं निकालते, कंस्टेंट रिलेशन से निकालते हैं। कैसे? इसको आप x बोलो, या सॉरी इसको तुम y बोल दो, इस लेंथ को तुम z बोलो, और इसकी लेंथ को तुम क्या बोलो? l, स्प्रिंग की लेंथ को। फिर ये वाला रिलेशन लिखो, x स्क्वायर वाई स्क्वायर एल स्क्वायर, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करो, फिर dl/dt को 0 करो, फिर एक रिलेशन यही निकल के आएगा। वो कंस्टेंट से करते हैं अपन, एनएलएम में करते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट उसका रिजल्ट ये आता है, इसलिए मैं तुम्हें ये वाली याद करवा रहा हूँ। पक्का? हाँ सर। नेट रिस्टोरिंग फोर्स देखना, इस वाली बॉडी पे, इस वाली बॉडी पे ये स्प्रिंग कंप्रेस थी ऐसे, तो ये फोर्स लगाएगी ऐसे, कितना? के एक्स नोट। ये वाली स्प्रिंग क्या थी? इलोंगेटेड थी, इसकी लेंथ में ऐसा
एक्सटेंशन है तो वो वैसे फोर्स लगाएगी। उधर फोर्स लग गया कितना, kx1 kx डैश सॉरी kx डैश कितना लगेगा, kx डैश यानी kx डैश। और ये वाली स्प्रिंग में भी इलोंगेट हो गई है तो ये भी वापस इधर फोर्स लगाएगी, अपनी तरफ खींचेगी इसको, kx डैश। ये भी थीटा, ये भी थीटा। बताओ बेटा, ये है यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन, ये है ना मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, मतलब ये वाली है ना, ये है पक्का। हाँ सर। अब बताओ नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स नहीं, रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स ऑफ रीस्टोरेशन, वो कितना है, Fr। kx नॉट तो इधर है, इनका y कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, इसका और इसका इक्वल फोर्स है, इक्वल एंगल पे, और इनके x कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिख सकता हूँ, kx नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ किसका, इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट ले ले उतना ही इसका आएगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना होगा, kx डैश cos थीटा। तो फोर्स ऑफ रिस्टोरेशन कितना आ गया, फोर्स ऑफ रिस्टोरेशन आ गया, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, रिस्टोरेशन फोर्स Fr इज इक्वल टू क्या आ गया, kx नॉट प्लस 2kx डैश cos थीटा, और इस x डैश को भी हटा दो इन टर्म्स ऑफ x। एक सेकंड, ये x नॉट तो था ना, मीन पोजीशन से मैंने डिस्प्लेस कर दिया, तुम्हें याद रहेगा ना। तो मैं इन टर्म्स ऑफ, अब तुम x नॉट बोलोगे कि सर वो सॉरी नेचुरल लेंथ से लेके मीन पोजीशन वाला गैप आप x नॉट बोलते आए हो, याद है तुम्हें। तो इसको मैं x नॉट रहने दूँ, चलेगा। ये हकीकत में तुम इसको x समझ सकते हो, x क्या समझ सकते हो कि x से मैंने डिस्प्लेस किया है, पक्का, x से मैंने इसको डिस्प्लेस किया, ऐसा मान लो, बाकी कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही कि x नोट देके तुम फील आएगा कि यार ये तो वो है मीन पोजीशन वाला गैप है नेचुरल लेंथ से, वो नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे इसको x नोट ही बोल रहा है, ये भी हटा देना तुम, ठीक है, ये भी हटा देना, x बोल देना इसको ना, मीन पोजीशन से फर्दर मैंने इसको x डिस्प्लेस किया है, ठीक है। हाँ आगे देखो, यहाँ से मैं x डैश को और क्या लिख सकता हूँ, मैंने अभी भी निकाला था x डैश का रिलेशन, कहाँ गया, ये वाला कि x1 क्या होगा, x cos थीटा। हाँ सर, तो फोर्स ऑफ रिस्टोरेशन और क्या लिख सकता हूँ अच्छे से, kx प्लस 2, x डैश को क्या लिख दूँ, x cos, a cos यहाँ बैठा है, स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, देखिए यार इसको मैं और थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूँ और एक अच्छी सी शेप में लेके आ सकता हूँ। देखो k प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स, एक्स बार ले लिया। सोच के देख, इसी को तो अपन कंपेयर करेंगे इससे, SHM वाले के से। ये देखो एक्स एक्स हो गया, इधर फोर्स रिस्टोरेशन हो गया, ये के आ गया, ये के इफेक्टिव आ गया। यहाँ कौन आता है, के इफेक्टिव, SHM फोर्स कांस्टेंट। अरे हाँ सर, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट m बाई के, एम के कौन, वो रहा के प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ये इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो गया। मुझे टाइम लगा क्यों, थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करने में, तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। क्या करना, मेन पोजीशन फाइंड करना, कितनी भी स्प्रिंग अटैच कर दे, क्या फाइंड करोगे, मेन पोजीशन। फिर क्या करोगे, फिर उसको एक्स डिस्प्लेस करोगे, फिर ये देखोगे कि कौन सी स्प्रिंग में इलोंगेशन है, कौन सी स्प्रिंग में कंप्रेशन है, उसके हिसाब से फोर्स लिख लेना। फोर्स की डायरेक्शन तुम्हें लिखनी आती होगी स्प्रिंग की वजह से। जैसे इसको मैंने एक्स इधर दिया, इधर क्यों दिया, क्योंकि मुझे सिमेट्री लगी, इधर देना आसान लगा तो मैंने दे दिया, पक्का। हाँ सर, एक्स से मैंने इसको डिस्प्लेस किया, तो इस स्प्रिंग का फोर्स देखा उधर, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आया तो अपनी तरफ खींचेगी, इसमें भी इलोंगेशन आया तो ये अपनी तरफ खींचेगी, क्यों, अपनी नेचुरल लेंथ पे जाना चाहती है कोई भी चीज़, ठीक है सर। तो इस पर मैंने नेट फोर्स निकाला, तो मैंने देखे कि 2 फोर्स ऐसे, 1 फोर्स ऐसे, मैंने इनको ऐड करके निकाल दिया, यस सर। और फिर मैंने के इफेक्टिव, इस चीज़ से कंपेयर करोगे हमेशा, पक्का। अरे ये वही बात है, कौन सी वाली बात, देखो इधर देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, एक बात देखो, ये देखो सर, आपने तो ये बताया था कि ए नेट क्या है,
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ ये वही बात है। इसी को तुम क्या लिख सकते हो, ये वाला कहाँ से आया, ये यहीं से तो आया है। मैन ओरिजिन ये है कि एफ रीस्टोरिंग क्या होगा, माइनस के इफेक्टिव इंटू एक्स, तो मैंने सीधा इसी से लिख दिया ना, ठीक है ना। तो ये और ये एक ही बात है, ठीक है। अगर इसको तुम मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या लिखोगे, m इंटू ए नेट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो तुम्हें याद होगा ना, ये है एफ नेट यानी एफ रिस्टोरेशन, ये तो क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर, ये के एक्स। मैं तो कहता हूँ ये है पहले फंडामेंटल, ये है, इससे ये आया है, ठीक है। ये तो ऐसे ही कि देखो जो एक्सीलरेशन होता है ना वो रिस्टोरिंग नेचर का होना चाहिए, इसलिए उसको अपन ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। पक्की बात है, एसएचएम के अंदर इसको बोलते हैं इफेक्टिव के इक्विवेलेंट या इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखो स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें आती हैं अपने लिए, जैसे इसको क्या सर, जैसे स्प्रिंग का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आपने देखा ही होगा, है ना, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, वहाँ से भी अपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट, देखो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कैसे, जैसे मान लो एक स्प्रिंग ऐसे जोड़ दी, इसी से एक स्प्रिंग ऐसे जोड़ दी और एक ब्लॉक रखा हुआ है और कह रहा है अगर मैं इसको हल्का सा वाइब्रेशन, अगर हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दूं तो ये वाइब्रेशन करेगा, उसका टाइम पीरियड क्या है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, ये मान लो K1 है और ये मान लो K2 है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, इसका K इक्विवेलेंट लिखते हैं। एनएलएम में इतनी चीज़ तेरे को आती होगी। दो स्प्रिंग है, अभी सीरीज में एक पैरेलल में, अगर फोर्स सेम है, फोर्स दोनों स्प्रिंग में सेम है तो सीरीज, और अगर इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे सर, स्प्रिंग मासलेस होती है, तेरे को याद हो तो, हाँ सर, जितना फोर्स इस एंड पे होगा ना उतना ही फोर्स इस एंड पे होगा, मासलेस है ना, तो मासलेस चीज़ पे तो फोर्स लगा ही नहीं सकता। हाँ सर, ये तो आप पुली वाले में बता रहे थे, हाँ, तो यहाँ पे जितना फोर्स होगा ना एफ, उतना ही फोर्स यहाँ पे होगा, हाँ, तो यहाँ पे भी कितना फोर्स होगा एफ, यहाँ भी कितना फोर्स होगा एफ, इस दीवार पे भी कितना फोर्स लगा रही है एफ, दीवार स्प्रिंग पे कितना लगा रही है एफ, आता है अपने को एनएलएम से, ठीक है, हाँ सर। अब एक चीज़ देख, इन दोनों स्प्रिंग को उड़ा दे एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से, मतलब जो काम ये दो स्प्रिंग करे ना वो काम एक सिंगल स्प्रिंग करे, तो उसका के कितना होना चाहिए, उसका के इफेक्टिव बोलते हैं उसको। जैसे बोलते हैं ना दो आदमियों की शक्ति एक आदमी में, इसका मतलब क्या है, दो आदमी जितना काम करेंगे ना उतना काम वो एक आदमी कर देगा, ठीक है। इसका मतलब इसको कैसे करें, तो उसको बोलते हैं के इक्विवेलेंट, और वो सीरीज में ऐसे ऐड होता है। शायद मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना चाहता, ये एनएलएम का चैप्टर है, पक्का, हाँ सर। अगर इलोंगेशन अलग अलग है, देख जब इसको मैं x खींचूंगा ना तो जरूरी नहीं है कि ये भी x/2 इलोंगेट हुआ और ये भी x/2 ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ये मान लो ज़्यादा स्टिप है और ये वाली लेस स्टिप है, ये तो ट्रक की स्प्रिंग है ना, ट्रक के जो बेरिंग्स में जो स्प्रिंग आती है नीचे टायर्स में, शोकर्स में, वो वाली स्प्रिंग है, और ये वाली ये अपने पहने वाली स्प्रिंग है। अगर मैं इसको x इलोंगेट करूँगा तो इलोंगेशन पहने वाली में ज़्यादा आएगा ना, हल्की स्प्रिंग सपोज कर, हाँ सर, इसका मतलब इलोंगेशन सेम नहीं है ना, हाँ, तो सीरीज है, तो क्या सेम है, फोर्स सेम है, ठीक है, हाँ, तो इसको ऐसे ऐड करते हैं। तो सर कैसे, जैसे मान लो आपको दे दिया एक स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग है, ये एम है, इसका ऑसिलेशन बताओ, इसको मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दूं तो ये वाइब्रेट करेगा, यस, टाइम पीरियड बताओ कितना टाइम लगेगा एक साइकिल में, कुछ नहीं, इसका बोला हुआ है कि इसका 2K है, इसका 2K है, तो बताओ क्या होगा, 2π √m/k, के बोले तो दोनों का, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो दोनों का कैसे ऐड होगा ऐसे। अब ऐसे में कैसे ऐड करोगे, तुम जानते हो अगर सेम है तो क्या कर देते हैं अपन, 2k/n, n कितना है 2 यानी k, तो ऐसे भी निकाल सकता है, इसमें डालेगा ना तब के इक्विवेलेंट कितना आएगा, क्या आएगा, ठीक। आगे देखो फर्दर कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, फर्दर कॉम्बिनेशन ये हो सकते हैं, जैसे मैं दो ब्लॉक का ऐसे जोड़ दूं एक स्प्रिंग के साथ, ये मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जोड़ दिया, ये मास है, ये K1 है, ये K2 है, बोला मैं इसको x से डिस्प्लेस कर दूं, टाइम पीरियड बता, कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी। अब मुझे बता
जब इसको x करूंगा तो इसमें भी x का इलोंगेशन आएगा, इसमें भी x का इलोंगेशन आएगा। यस सर, दोनों में इलोंगेशन सेम आ रहा है सर, इसका मतलब दोनों पैरेलल में है। इलोंगेशन सेम तो पैरेलल, ऐसे दिखने में पैरेलल हो जरूरी नहीं है, आगे वाला एग्जांपल आएगा। हाँ सर, इसका मतलब इसका के इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे सर? पैरेलल में अगर स्प्रिंग्स आती है ना तो उसका के इक्विवेलेंट लिखा जाता है k1 प्लस k2, अगर 3 है तो k3 और n है तो kn। हाँ बेटा बिल्कुल सही। हाँ, यहाँ से के इक्विवेलेंट क्या लिखूँ इन दोनों का? k1 प्लस k2। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट m बाई k1 प्लस k2। बात खत्म। इलोंगेशन सेम मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूं, देख ये दो दीवारें, इनके बीच में एक ब्लॉक रख दिया ऐसे, ये k1 है, ये k2 है, इसको मैं x थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, क्या होगा? जैसे ही मैं x डिस्प्लेस करूंगा ये वाली स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, ये वाली इधर ही लगाएगी, क्योंकि इसमें इलोंगेशन आया, इसमें कंप्रेशन आया, तो दोनों इधर फोर्स लगाएंगी। अगर मैं x इधर दे दूं तो यस सर देंगी, लेकिन इसमें x का कंप्रेशन आएगा तो इसमें भी x का इलोंगेशन आएगा, वो सेम आया ना, इसलिए दोनों पैरेलल में है। तो इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा? सेम। दिखने में अलग लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे सीरीज है, पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, ये है पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। पक्का? इलोंगेशन सेम, पैरेलल। फोर्स सेम, सीरीज। फोर्स सेम क्यों? क्योंकि सर स्प्रिंग मासलेस लेते हैं इसलिए सेम। अगर मास वाली होती तो फोर्स सेम नहीं होंगे, माजरा ही अलग है। अगर मास वाली स्प्रिंग आ गई ना तो उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ही अलग होगा, समझ रहे हो? जैसे मान लो, ज़्यादा पूछता नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लो, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, क्या है? ये स्प्रिंग है जिसका मास है m0, इस पर एक ब्लॉक लगा दिया m, और फिर इसको अगर अपन ऑसिलेट कराएं, स्प्रिंग वाली, देखो मास वाली स्प्रिंग का ऑसिलेशन है ये, कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन मान लो कंसिडर कर दे तो क्या करोगे? इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं? ये एनर्जी मेथड से होता है, सिस्टम की टोटल एनर्जी रखते हैं, एसएचएम में वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए उसका टाइम डेरिवेटिव 0 आता है, वहाँ से इसका रिजल्ट आता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ध्यान में रख ले। बाय द वे अगर पूछे तो, बाकी पूछेगा नहीं, m बाई के, हाँ के तो के ही रहेगा स्प्रिंग का, जो एसएचएम वाला के है ना, ये एसएचएम वाला के है, लेकिन ये स्प्रिंग के लिए क्या बन जाएगा? के ही बन जाएगा इसके लिए, इस वाले सेटअप के लिए। यस सर। मुझे बता इस मास को क्या लिखूं मैं? मास को ये वाला मास रखूं या उसका भी मास आएगा? सोच के देख। हाँ, अब ये ट्रिक है, मतलब सीधा तेरे को याद करा रहा हूँ। तू ये जो ब्लॉक का मास है ना, इसके अंदर m/3 ऐड कर दे, और वो जो मास है ना वो यहाँ डाल दे मास, और ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर मास वाली स्प्रिंग आ जाए जीवन में कभी तो टाइम पीरियड निकालने मत बैठ जाना। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड निकालते हैं, यहाँ से x पे जाके एक एलिमेंट लेते हैं dx, और इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ m dm, इसकी वेलोसिटी है v, इसका डेरिवेशन निकल के आता है। तो उसकी जो लास्ट के अंदर जो टर्म बनती है ना वो ऐसी ही बनती है कि इसका मास ले लो, इसका मास m/3 ले लो, ठीक है? हाँ सर, आगे बढ़ो। देखो एक और चीज़, अपने पास एक और चीज़ रहती है अब, और वो है 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है? उसको और स्टडी कर लेते हैं, बाकी फिर इस पर प्रैक्टिस तो देखो होती रहेगी, ठीक है? तो प्रैक्टिस बाकी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, और डाउट भी डिस्कस करेंगे। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम, 2 ब्लॉक्स प्लस स्प्रिंग। एक बार के लिए एनालॉजी देखते हैं, चलो रिजल्ट देखते हैं पहले, ताकि तुम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। एक ब्लॉक है m1, एक स्प्रिंग से अटैच्ड है। नॉर्मल एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी देखो, ठीक है, पूछ सकता है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? हाँ सर, अगर मैं इस पूरे सेटअप को, ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन, इस पे रखा हुआ है सेटअप को, देखो रखा हुआ है। हाँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा यूँ कंप्रेस करके छोड़ दूँ, नेचुरल लेंथ कितनी है? L0, इसको मैं थोड़ा सा कंप्रेस करूँ पहले तो x0 से, फिर छोड़ दूँ तो वाइब्रेट करेंगे ना इसे, पक्का वाइब्रेट करेंगे। हाँ, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कितना टाइम पीरियड होगा, मतलब
और कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन करेंगे, ये दोनों चीज़ पूछ सकता है। हाँ, फॉर्मूला याद है वो पहले। टाइम पीरियड क्या होगा इसका, टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट, मास की जगह म्यू रख दो और इसकी जगह के इफेक्टिव रख दो म्यू। म्यू क्या है, म्यू है रिड्यूस मास। म्यू क्या है, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास क्या है, m1 m2 है ना, इनके रिड्यूस मास डाल दे m1 m2, ये फॉर्मूला है रिड्यूस मास का। अगर तूने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है ना, वहाँ मैंने इसको काफ़ी डिटेल में कराया हुआ है, इसलिए तेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ। रिड्यूस मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके अपन जब सोल्व किया करते थे ना, तो एक टर्म आती थी, अगर किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ, अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को लिखना हो तो उसको ऐसे लिखते हैं हाफ म्यू वी स्क्वायर, वी रिलेटिव का स्क्वायर। उस टाइम ऐसा म्यू निकाला था अपने, सेंटर ऑफ मास का टॉपिक है। एसएचएम में सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना है, इसलिए मैं रिड्यूस मास के कंसेप्ट में नहीं जा रहा हूँ। सबको क्लियर है, याद भी आ गया होगा। हाँ सर, ये रख दो, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, इसका टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट म्यू। म्यू कितना है, m1 m2 अपॉन m1 इंटू m2 इंटू के किसका, स्प्रिंग का। ये हो गया इसका टाइम पीरियड। ऐसे ही याद रख ले, याद रखना ही पड़ेगा। इसका भी टाइम पीरियड वही रहेगा जो इसका होगा। एक साइकिल में इसको भी उतना टाइम लगेगा जितना इसको लगेगा। क्या दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा ना, हो सकता है ज़्यादा दूर तक ऑसिलेट करे, ये कम दूर तक ऑसिलेट करे। सर एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, निकालेंगे कैसे, ऐसे। एम्पलीट्यूड की कैलकुलेशन है, बिल्कुल है सर। देखो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे। ये टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है क्या, यस सर। कैसे याद रखें, मास को रिप्लेस कर दो रिड्यूस मास से, म्यू से, और जब भी कोई दो ब्लॉक स्प्रिंग से जुड़े हुए हो उनका रिड्यूस मास क्या होगा, m1 इंटू m2, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो नीचे ऐड कर दो। ओके सर। अब रिड्यूस मास का कंसेप्ट पढ़ने के लिए कम से कम अपने को 1 घंटा चाहिए ना। सेंटर मास के फ्रेम में जाएंगे, फिर पूरा एनालाइज करेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा, एम्पलीट्यूड कैसे निकालें सर। एम्पलीट्यूड ऐसे निकालो, एक रिलेशन होता है भाई, टोटल देखो आपने कितना कंप्रेस किया, टोटल x0। अब उससे ज़्यादा तो ये कंप्रेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जितना कंप्रेस करके छोड़ा था ना, ओसिलेशन में ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है ना, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब x0 है ना, वो दोनों के एम्पलीट्यूड के एडिशन के बराबर होगा। हाँ सर, क्योंकि अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ही क्या करेंगे, ओसिलेट करेंगे। और मीन पोजीशन कब होगी, जब स्प्रिंग कहाँ होगी, नेचुरल लेंथ पे। तो जब स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ है ना, तब इसकी भी मीन पोजीशन है और इसकी भी क्या है, मीन पोजीशन है। ये इसी के अबाउट ऑसिलेट करेंगे ऐसे। स्प्रिंग कहाँ है, नेचुरल लेंथ पे ना। नेचुरल लेंथ पे मतलब इस पर भी फोर्स नहीं लगा रही, इस पर भी फोर्स नहीं लगा रही। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होती है, सोच के देख, कोई फोर्स नहीं लगाती, मतलब इस पर भी कोई फोर्स नहीं, इस पर भी कोई फोर्स नहीं है, वो होगी मीन पोजीशन। अब मैंने इसको एक्स कंप्रेस कर दिया, छोड़ दिया, तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। आपने टोटल कितना कंप्रेस किया था, टोटल चेंज इन लेंथ क्या था, x0 कितना था, x0। ये x0 है ना, दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा। और एक रिलेशन सेंटर ऑफ मास में देख, सेम प्रॉब्लम करी थी, तो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से एक प्रॉब्लम का रिलेशन ये लिख कि m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। याद है, मास मोमेंट सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, सॉरी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 0 था। अरे हाँ सर, पक्का, हाँ। यहाँ से मैं x1 को क्या लिख सकता हूँ, a1, x2 को क्या लिख सकता हूँ, a2। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, एम्पलीट्यूड। कैसे निकालें, देखो यहाँ से एम्पलीट्यूड a1 को क्या लिख सकता हूँ, a1 को लिख सकता हूँ m2 a2 बाई m1, और इसको यहाँ डालो, यहाँ से a2 आ जाएगा, ऐसे ही a2। ये इक्वेशन ध्यान रखो। ये क्या है, ये टोटल कंप्रेशन है ना, ये दोनों का एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल। पहली बात ध्यान रखना, रिपीट नहीं करेंगे इसको। दूसरा वाला ये m1 a1, ये अगर x1 इधर जाएगा तो ये x2 इधर जाएगा, और ये ऐसे जाएंगे ताकि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो। क्यों सर, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, और सिस्टम पहले से चल भी नहीं रहा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल वाली 0 है। इसका मतलब फाइनली सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी 0 आएगा। तो तू याद कर, अपन ने ऐसी इक्वेशन निकाली थी, टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2। ऐसा आया था, ये चीज़ 0 होगी। क्यों, इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 है, एक्सीलरेशन भी 0 है,
तो सेंट्रोमास का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0। यू भी 0, ए भी 0 है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा ना सेंट्रोमास के पास, तो सेंट्रोमास वहीं रहेगा। तो सेंट्रोमास के अबाउट ऑसिलेशन करते हैं ऐसे, विथ सेम फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड और विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। इतना ध्यान रखें, दोनों एक साथ मीन पोजीशन पे होंगे, एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे, ठीक है। बाकी अपन क्वेश्चन के साथ और डिस्कस करेंगे। ये दोनों रिलेशन है, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और ये रिड्यूस मास का कंसेप्ट इन क्वेश्चंस के भी आंसर दे पाएगा। जैसे मैं कुछ लेके आया था यार, ये रहा, जैसे ये सिस्टम है सर, इनके टाइम पीरियड तो काफ़ी मुश्किल दिख रहे हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखना, ये काट सा है ऐसे एम मास का, ये काट है एक एम मास का, और ये एम मास का एक ब्लॉक है, और ये स्प्रिंग से अटैच्ड है। ये कह रहा है अगर इसको मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दूं तो क्या ये ऑसिलेशन करेगा? यस, ऑसिलेशन करेगा सिस्टम। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड वही है 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के। म्यू बाई के, म्यू कितना है इसका? मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ काट अपॉन मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ काट, ये लो बाई के। इसका क्या मतलब है? ये काट भी मूव कर सकती है, हाँ, फ्रिक्शन लेस प्लेन पे रखी हुई है, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ऐसे यहाँ देखो, एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर एक स्प्रिंग ऊपर है के की और एक स्प्रिंग नीचे है के की, और 2 ब्लॉक अटैच्ड हैं। क्या अटैच्ड है? 2 ब्लॉक। ये देखो, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, एक स्प्रिंग यहाँ से है, एक स्प्रिंग यहाँ से। अगर मैं इसको, जब ये ब्लॉक यहाँ थे ना, तब ये कहाँ थे? नेचुरल लेंथ पे थे, ऐसा मान लो, या उधर भी नेचुरल लेंथ पे मान सकते हो। फिर थोड़ा सा अगर मैं उस ब्लॉक को हल्का सा मेन पोर्शन से थोड़ा सा छेड़ दूँ ना, ऐसे डिस्प्लेस कर दूँ हल्का सा, तो क्या करेंगे? ऑसिलेशन करेंगे सर। टाइम पीरियड बताओ? कुछ नहीं करना, सेम। ये क्या है फॉर्मूला सर? T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के। अब के भी इक्विवेलेंट आ जाएगा, वहां पर तो एक ही स्प्रिंग थी ना, यहाँ पे 2 स्प्रिंग आ गई। तो दोनों का के कैसे निकालूं? के इक्विवेलेंट क्या होगा? के और के। के और के को कैसे लिखूं? कैसे हैं? सीरीज में है, पैरेलल में है? सर फोर्स सेम तो सीरीज और इलोंगेशन सेम तो पैरेलल। देख, इलोंगेशन सेम आएगा। अगर ये दोनों x नीचे जाएंगे ना, तो इसमें भी इलोंगेशन आएगा x का और इसमें कंप्रेशन x का आएगा, लेकिन जो भी आया सेम आया ना, तो पैरेलल है। कौन सा है? पैरेलल। और पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं? k1 प्लस k2, यानी k प्लस k 2k। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई m, 2 पाई इंटू म्यू। देखो क्या होगा इसका? 2 पाई म्यू कितना है? रिड्यूस मास, ये भी m ये भी m। रिड्यूस मास क्या होता है? ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड कर दो बाई के। ये लो, इसका भी यही होगा। और k की जगह क्या आएगा बताओ? इसका k इक्विवेलेंट क्या आएगा? ये k और k पैरेलल में कैसे ऐड होता है? 2k, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2k। इसका मतलब सर सिंपल है, आज के बाद में हम याद रखेंगे, जब भी 2 ब्लॉक आ जाएं, एक स्प्रिंग 2 ब्लॉक आ जाएं, तो टाइम पीरियड क्या आएगा? T इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के। म्यू क्या है? दोनों का मास मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऐड कर दो बाई के। हाँ, एक सिस्टम, सॉरी एक स्प्रिंग 2 ब्लॉक, ऐसा करोगे। 2 स्प्रिंग 2 ब्लॉक, तो स्प्रिंग का भी के इक्विवेलेंट ले लेना बस। के इक्विवेलेंट कैसे? अगर फोर्स सेम, सीरीज के हिसाब से ऐड कर देना, और अगर इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम, तो पैरेलल के हिसाब से। पैरेलल में कैसे करते हैं? k1 प्लस k2। हाँ सर, और आगे देखो, एक और चीज़ रहती है, वो भी अपन कर लेते हैं। बाकी बेसिक अब तक खत्म होता है, ठीक है। बाकी तो देखो इसमें काफ़ी सारे सेटअप बनते हैं जिसके लिए अपन फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक स्प्रिंग थी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k0 था। वो कहता है मैंने इस वाली स्प्रिंग के 2 पार्ट नहीं 4 पार्ट कर लिए, 1 2 3 4 हो गए। वो कहता है फिर मैंने ऐसे किया, ये 3 पार्ट को तो यहाँ अटैच कर दिया एक ब्लॉक पे, और एक टुकड़ा यहाँ लगा दिया। क्वेश्चन देखना, सेटअप देखना, पिक्चर कैसे बना रहा है। एक स्प्रिंग थी जिसका के इक्विवेलेंट कितना था? k0। लेंथ कितनी थी? L0। लेंथ कितनी थी? वो ना टुकड़ों का ऐसे नहीं बोलता, मैंने तो ऐसे बोल दिया ओरली कि यार इतने टुकड़े कर दिए। वैसे बोलता है ये L0 है ना, तो ये है 3L0/4 और ये कितनी है? L0/4। अब तू इसको समझ जाना कि बेटा एक टुकड़ा यहाँ डाला है और 3 टुकड़े यहाँ है। एक टुकड़े की लेंथ कितनी है? L0/4 ना, 4 इक्वल टुकड़े करें, पक्का? इसका मतलब L0/4 3L0/4। अब ये चेक कर, दोनों सीरीज में है पैरेलल में? पैरेलल में है सर। क्यों? इलोंगेशन सेम है सर। ये x इधर कंप्रेस होगा तो उसमें इलोंगेशन x ही आएगा,
और सेम सेम इलोंगेशन या कंप्रेशन या इलोंगेशन या कंप्रेशन, दोनों में हो सकता है इलोंगेशन, दोनों में इलोंगेशन आ सकता है, दोनों में कंप्रेशन आ सकता है, हो सकता है एक में कंप्रेशन आए दूसरे में इलोंगेशन आए, लेकिन सेम आए, बात खत्म। पक्का? हाँ सर। तो इसके लिए अपन कैसे निकालें टाइम पीरियड सर? सर टाइम पीरियड कुछ नहीं होता, सिंपल फॉर्मूला है m/k, एक ही मास है ना तो सिंपल मास आएगा, दो मास होते तो रिड्यूस मास, वो क्या होता है μ = m1m2 / m1 + m2। ये k कहाँ से लेके आए सर? क्या आएगा इस सेटअप का k इक्विवेलेंट। हाँ सर। सर इसका अगर हमें पता लग जाए ना k1 और इसका पता लग जाए k2 तो इस सेटअप का k हमें निकालना आता है। कैसे सर? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि इलोंगेशन सेम है या कंप्रेशन सेम है, या फिर कंप्रेशन इलोंगेशन सेम है। हाँ सर। तो उसको कैसे कर देंगे सर? हम पैरेलल में हैं इसलिए ऐसा कर पाएंगे सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा स्प्रिंग कांस्टेंट को जोड़ पाते हैं अपन। पक्का? यस सर। अब ये कैसे निकालें सर? चलो एनएलएम में, जब भी किसी स्प्रिंग के दो टुकड़े करता था मैं, या ऐसा मान लो अगर किसी स्प्रिंग के n टुकड़े करोगे ना, एक स्प्रिंग थी उसके n टुकड़े कर दिए, पहले स्प्रिंग के k की वैल्यू क्या थी? k0। कितनी थी? k0। जब स्प्रिंग के टुकड़े नहीं किए थे ना, L0 थी लेंथ। हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था? k0। अब मैं इसके n टुकड़े कर रहा हूँ, कितने टुकड़े? n, ये नहीं ऐसे 1 2 3 अप टू कितने? n। एक टुकड़े का स्टिफनेस कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है, छोटी स्प्रिंग होती है ना उसका स्टिफनेस कांस्टेंट ज़्यादा होता है कंपेरेबल टू उसी मटेरियल की बड़ी स्प्रिंग। यस सर। इसका मतलब क्या है? इसका होगा n टाइम k0, n गुना बढ़ गया ना, n टाइम k0। तो सोच के बता, एक स्प्रिंग के दो टुकड़े करूंगा, पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट था k, अब कितना हो जाएगा? 2k, हर टुकड़े का 2k। अगर तेरे को यकीन नहीं हो रहा ना, ऐसे देख, एक स्प्रिंग थी ऐसे, इसका कितना था k, मैंने दो टुकड़े कर दिए, 1 2, इसका कितना होगा? 2k। सर कैसे? देख, अगर तू फिजिक्स से देखे तो KL = कांस्टेंट होता है, ये तेरे को समझ आता है क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू लेंथ = कांस्टेंट। स्टैंडर्ड तो यही है, इसी को फॉलो करना। ट्रिक बताता हूँ, 2k अगर मैं वापस जोड़ना चाहूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये तो वापस से पूरी स्प्रिंग बन गई, अब इसका कितना होना चाहिए? k। जोड़ के देख ले, इनको पैरेलल में जोड़ा ना अपन ने, जोड़ के देख, सीरीज में जोड़ा ना, तो कैसे करें? कैसे करेंगे? तो अपन करेंगे ये 2k, तो सर ये ऐड होना चाहिए, तो क्या आएगा? 2k/2 यानी k। ये देखो सर k आ रहा ना, बोलो ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे कि जब भी अगर दो टुकड़े करूंगा तो ट्वाइस ऑफ k हो जाएगा, तो बताओ 4 टुकड़े करूंगा तो एक का कितना हो जाएगा? 4k0। अब तुम ऐसे सोच के देखो, एक टुकड़े का हो गया 4k0, इसका भी कितना हो गया? 4k0, इसका 4k0। अब तुम सोच के देखो, 3 टुकड़े एक साथ जोड़ दिए ना, तो ऐसे कर लो, एक टुकड़ा, दो टुकड़े, 3 टुकड़ा, एक का 4k0 है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन इन दोनों का? सीरीज। ये तीनों सीरीज में है ना टुकड़े, तो इनको कैसे ऐड करेंगे? तुम्हें पता है ना, 4k0/3 हो जाएगा, जितने टुकड़े उतना नीचे आ जाएगा। एक टुकड़े का सेम होना चाहिए पर इनका, अदरवाइज सीरीज वाला फॉर्मूला लगा 1/k = 1/k1 + 1/k2। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा? सर ये तो एक ही टुकड़ा है, तो इसका कितना होगा? k0/4। ठीक, पक्का? हाँ, तो यहाँ से k कितना आ गया इसका? इसका आ गया सर 4k0/3, और उसका कितना आ गया? k0/4। और वो किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। कैसे आ गए? पैरेलल। देख मैं यहाँ से थोड़ा इरेज कर देता हूँ, तो पैरेलल में आ गए तो ऐसे ऐड कर दें, पैरेलल में आ गए ना, ये और ये इलोंगेशन सेम तो पैरेलल में है सर, तो कैसे करेंगे? ऐसे। तो ये k इक्विवेलेंट है ना, यहाँ डाल दे फॉर्मूले में। पक्का? तो क्या बन जाएगा? 2π√m, k की जगह क्या आएगा? 4k0/3 + k0/4। पक्का? तो क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये बनेगा t = 2π√m/k। k क्या बन गया? 4k0/3 + k0/4। सॉरी हाँ, k0/4। पक्का? अरे 4k, यही मिस्टेक हो रही है, देखो एक बार, 4k
ये क्या आएगा इतना 4K आएगा ना यहाँ पे, एक का कितना हो जाएगा 4K, तो ये होगा 4K। पक्का? हाँ भाई, एक स्प्रिंग के 4 टुकड़े करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक होता है अपना बेसिक टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। करना क्या था, कुछ नहीं करना, मीन पोजीशन फाइंड करो, उस पर फोर्स रिलेशन लिखो, वहाँ से फर्दर एक्स का डिस्प्लेसमेंट दो, वहाँ पे नेट फोर्स लिखो, उसको के एक्स से कंपेयर करो और के निकाल लो स्प्रिंग कांस्टेंट, वो एसएचएम फोर्स कांस्टेंट। क्या निकालोगे? एसएचएम फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, वो स्प्रिंग के केस के अंदर के बराबर आ जाता है, वो एक अलग बात है, वो बाई चांस ऐसा होता है। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू।